देखिए, इतिहास के पन्नों में पूरे 5000 साल पीछे जाने का ख्याल ही अपने आप में कितना गजब है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दुनिया की सैर करने वाले हैं जिसने पूरी मानव जाति के इतिहास को एक नई दिशा दी। ये कहानी है दुनिया की सबसे महान और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता की। ये सिर्फ ईंटों और खंडहरों की दास्तान नहीं है, बल्कि एक ऐसे एडवांस्ड समाज की कहानी है जिसने अपने समय से हजारों साल आगे की सोच रखी थी। तो चलिए इस 5000 साल पुराने रहस्य की परतें खोलते हैं। आप जरा सोचिए, क्या हो अगर एक 5000 साल पुराने शहर का ड्रेनेज सिस्टम आज के हमारे कुछ बड़े महानगरों से भी बेहतर हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आज भी हल्की सी बारिश में कई शहरों में पानी भर जाता है, पर हजारों साल पहले इन लोगों ने ऐसा सीवर सिस्टम बना लिया था जो कभी जैम नहीं होता था। चलिए इस दिलचस्प रहस्य में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी महान सभ्यता की खोज किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा नहीं थी, बल्कि ये तो बस एक ऐतिहासिक एक्सीडेंट था। बात 19वीं सदी की है, जब ब्रिटिश इंजीनियर कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उन्हें पटरियों के लिए मजबूत पत्थरों की जरूरत थी और इत्तेफाक से मजदूरों को पास ही में लाखों पक्की ईंटें मिल गईं। बिना ये जाने कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने लगभग 160 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन उन 5000 साल पुरानी ईंटों पर बिछा दी। मतलब अनजाने में ही सही, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा ट्रेन के पहियों के नीचे आ गया। खैर बाद में 1921 के आसपास जब आधिकारिक खुदाई शुरू हुई तो जो सामने आया उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। और जब हम इसके आकार की बात करते हैं तो वो और भी हैरान करने वाला है। 12,60,000 वर्ग किलोमीटर। इस पैमाने का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को एक साथ मिला भी दें तो भी सिंधु घाटी सभ्यता उनसे कहीं ज्यादा विशाल थी। ये उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक और पूरब में यूपी से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। लिटरली एक विशाल साम्राज्य। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनकी अद्भुत अर्बन इंजीनियरिंग की। इतने बड़े इलाके में फैले होने के बावजूद इनकी टाउन प्लानिंग एकदम कमाल की थी और ये शानदार तरीके से दर्शाता है कि इनकी इंजीनियरिंग कितनी एडवांस्ड और स्ट्रक्चर्ड थी। हर शहर मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा था। एक था ऊपरी शहर या सिटाडल, जो थोड़ी ऊंचाई पर था। यहाँ बड़ी सार्वजनिक इमारतें और विशाल गोदाम होते थे, शायद खास आयोजनों या एलीट लोगों के लिए। लेकिन असली जादू तो निचले शहर में था, जहाँ आम लोग रहते थे। सड़कें एकदम 90 डिग्री के समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं। घरों के मुख्य दरवाजे मेन रोड पर न खुलकर साइड की गलियों में खुलते थे, ताकि धूल और शोर से बचा जा सके। क्या सोच थी! इनकी सिविक फैसिलिटीज देखकर तो आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाएं। साफ सफाई को लेकर इनका जुनून नेक्स्ट लेवल का था। हर घर का पानी मुख्य नाली से जुड़ता था और सारी नालियां बाकायदा ढकी हुई थीं। सड़कों के किनारे डस्टबिन रखे जाते थे। मोहनजोदड़ो का द ग्रेट बाथ वाटरप्रूफिंग का दुनिया का सबसे पुराना उदाहरण माना जाता है। और धूलावीरा जैसे शहरों को ही देख लीजिए, वहाँ जल संकट से बचने के लिए बड़े बड़े वाटर रिजर्वॉयर और एकदम एडवांस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए गए थे। कालीबंगा में तो हर घर में अपने निजी कुएं थे। अब एक बहुत ही रहस्यमयी बात, मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह यहाँ हमें राजाओं के बड़े बड़े महल या कोई भव्य मंदिर देखने को नहीं मिलते। यहाँ की सबसे बड़ी इमारतें तो गोदाम या स्नानागार थीं। और तो और खुदाई में युद्ध के बड़े हथियारों का कोई नामो निशान नहीं मिला। बस कुछ छोटे चाकू या भाले मिले हैं जो शायद शिकार के लिए इस्तेमाल होते थे। इससे एक बहुत दिलचस्प बात निकल कर आती है। शायद ये एक बेहद शांतिप्रिय और समतावादी समाज था, जहां अमीर गरीब का भेद काफी कम था और उनका पूरा फोकस लड़ाई झगड़े पर नहीं बल्कि व्यापार और तरक्की पर था। और यहीं से हम आते हैं अपने अगले भाग पर, एक शांतिपूर्ण व्यापारिक साम्राज्य। तो सवाल उठता है कि अगर वो लड़ते नहीं थे तो उनका साम्राज्य इतना ताकतवर कैसे बना? इसका सीधा सा जवाब है उनका इकोनॉमिक और बिजनेस मॉडल। इस पूरी सभ्यता में हर शहर की अपनी एक अलग स्पेशलिटी थी, बिल्कुल आज के इंडस्ट्रियल हब्स की तरह। जैसे चन्हूदड़ो एक क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर था, जहां मनके और खिलौने बनते थे। वहीं गुजरात का लोथल दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात डॉकयार्ड और एक इंटरनेशनल पोर्ट था। यहाँ जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही के लिए पूरा एक टाइडल लॉक सिस्टम मौजूद था। सच कहूं तो ये लोग दुनिया के पहले ग्लोबल बिजनेसमैन थे। आपको पता है, मेसोपोटामिया के पुराने दस्तावेजों में इस क्षेत्र को मेलुआ कहा गया है। ये लोग पूरी दुनिया में कपास यानी कॉटन का निर्यात करने वाले पहले लोग थे।
इसके अलावा लकड़ी, हाथी दांत और लैपिस लाजुली का भी व्यापार होता था। बिजनेस एकदम ट्रांसपेरेंट रहे, इसके लिए इन्होंने एकदम स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स यानी नाप-तोल की मानकीकृत प्रणाली तैयार की थी। और उनके सामान पर जो खास मोहरें या सील्स लगी होती थी, वो बिल्कुल आज के ब्रांड लोगोस की तरह ही काम करती थी। अब बढ़ते हैं इस कहानी के सबसे बड़े सस्पेंस की तरफ, अनसुलझी लिपि का रहस्य। ये सभ्यता जितनी एडवांस थी, इसका एक रहस्य उतना ही गहरा है। एक ऐसा रहस्य जिसने पिछले 100 सालों से दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की नींदें उड़ाई हुई हैं, और वो है इनकी भाषा। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इनकी लिपि में हमारी और आपकी तरह अल्फाबेट्स नहीं थे। ये एक लोगोसिलिबिक स्क्रिप्ट थी, मतलब इसमें 400 से ज्यादा ऐसे चिन्ह या सिंबल्स थे जिनमें से हर एक प्रतीक एक पूरे शब्द या शब्दांश को दर्शाता था, ना कि किसी एक अक्षर को। दिक्कत ये है कि हमारे पास इसका अनुवाद करने के लिए कोई रोजेटा स्टोन नहीं है। मिस्र की लिपि को इसलिए पढ़ा जा सका क्योंकि वहां एक ही पत्थर पर 3 अलग-अलग भाषाओं में एक ही बात लिखी मिल गई थी। लेकिन सिंधु घाटी के मामले में ऐसा कोई ट्रांसलेशन कीवर्ड आज तक नहीं मिला। हमें बस इतना पता है कि ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और मोहरों पर अक्सर यूनिकॉर्न या पशुपति जैसी रहस्यमय आकृतियां बनी होती हैं। पर असल में वो लिख क्या रहे थे? कोई मंत्र, कोई रसीद या कुछ और? ये आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। और इस कोड को क्रैक करने की बेताबी आज भी कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने बाकायदा एक घोषणा कर रखी है, जो कोई भी इस प्राचीन लिपि को डिकोड करेगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जी हाँ, 10 लाख। ये दिखाता है कि इतने सालों बाद भी हम इस इतिहास को समझने के लिए कितने डेस्परेट हैं। खैर, अब आते हैं इसके आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, पतन और स्थायी विरासत। इतना सब कुछ अचीव करने के बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। एक इतना विशाल, सफल और शांत समाज एकदम से नक्शे से गायब कैसे हो गया? ये पतन रातों रात नहीं हुआ था। 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता में गिरावट दिखने लगी। सदियों से जो साफ सड़कें थीं, उन पर अतिक्रमण होने लगा। 1700 ईसा पूर्व आते आते मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहर लगभग खाली हो गए। लोग अपने पक्के मकान छोड़कर जाने लगे और 1300 ईसा पूर्व तक आते आते लेट हड़प्पा फेज पूरी तरह समाप्त हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इतिहासकार इसके कई अलग-अलग कारण बताते हैं। कुछ का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और टेक्टोनिक शिफ्ट्स की वजह से नदियां सूख गईं, खासकर सरस्वती या घग्गर हकरा नदी, जिससे खेती और व्यापार तबाह हो गया। कुछ लोग किसी भयानक महामारी या प्लेग के फैलने की बात करते हैं। इसके अलावा 1947 में मॉर्टिमर व्हीलर ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी दी थी, जिसमें कहा गया कि बाहरी हमलावरों ने इस सभ्यता को नष्ट किया। हम यहाँ किसी एक थ्योरी का पक्ष नहीं ले रहे, बस ये वो अलग-अलग संभावनाएं हैं जिन पर एक्सपर्ट्स आज भी बहस करते हैं। तो सबसे अहम बिंदु ये है कि आधुनिक विज्ञान और नई पुरातात्विक खोजें पुरानी धारणाओं को लगातार चुनौती दे रही हैं। जैसे 2019 में राखीगढ़ी से मिले डीएनए ने दिखाया कि वहां के लोगों की आनुवंशिक वंशावली लगातार बनी रही, कोई अचानक बड़ा जेनेटिक बदलाव नहीं आया था। वहीं 2018 में उत्तर प्रदेश के सिनौली में जो तांबे की तलवारें, हेलमेट और रथ मिले, वो एक नया एंगल देते हैं कि शायद ये लोग सिर्फ शांतिप्रिय व्यापारी ही नहीं थे, बल्कि इनमें एक एडवांस्ड योद्धा वर्ग भी मौजूद था। शहर भले ही मिट्टी में मिल गए हों, लेकिन उनकी संस्कृति कभी खत्म नहीं हुई। असल में वो लोग कहीं गायब नहीं हुए, बस नई जगहों पर जाकर बस गए। आज जो हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, मांग में सिंदूर भरते हैं, पीपल के पेड़ की या शिव जैसी आकृतियों की पूजा करते हैं, या फिर शतरंज जैसे गेम्स खेलते हैं, ये सब उसी सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। और तो और, आज भी हम घर बनाने के लिए जिन ईंटों के अनुपात का इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल वही है जो वो 5000 साल पहले करते थे। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, क्या सिंधु घाटी सभ्यता कभी सच में खत्म हुई थी, या इसकी आत्मा आज भी 1 अरब से अधिक लोगों के डीएनए और उनकी रोजमर्रा की आदतों में जिंदा है? इतिहास की किताबों में पतन लिखा हो सकता है, लेकिन सच यही है कि इतनी महान सभ्यताएं कभी मरती नहीं हैं, वो बस हमारे अंदर समा जाती हैं। इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही। इस महान विरासत के बारे में जानने और सोचने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है।